ये है ये है ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। नाम है इसका जोधपुर, जोधपुर जोधपुर जोधपुर। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। उठते स्वर, उठते स्वर कहीं अभिनेता के, उठते स्वर कहीं अभिनेता के। पड़ती थाप ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर। थिरकते पांव जब बिन घुंघरू के तू नाचता पूरा शहर, थिरकता पूरा शहर। बांसुरी की मीठी तान से, बांसुरी की मीठी तान से ज्यादा मीठी मुस्कान यहाँ की। कहती सबसे एक ही बात, एक ही बात। आवो आवो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। आओ सा पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। हेलो दोस्तों, एक बात जो मेरे दिमाग में लगातार कौंधती रहती है, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये आया है। बात तो बहुत कॉमन है लेकिन कुछ अलग है। अलग ये है कि हमने देखा होगा कि इस पृथ्वी पर, इस धरती पर कुदरत ने हर आदमी के भीतर संगीत दिया है। संगीत हर आदमी की रगों में दौड़ता है। आपने देखा होगा कि चाहे कोई व्यक्ति कभी ना कभी गुनगुनाता जरूर है, चाहे वो सुर में हो या ना हो, चाहे वो ताल में हो या ना हो। बहरहाल कुदरत ने जो संगीत दिया है वो हर व्यक्ति के भीतर दौड़ता रहता है। लेकिन संगीत का ये नाद ब्रह्म कुदरत ने उसी तरह हर व्यक्ति के दिल में, हर व्यक्ति के दिमाग में, हर व्यक्ति की गले में, कंठ में किसी किसी को सुरीला बनाया है। सुर तो है पर सुरीला होना एक अलग बात है। हम देखते हैं कि बहुत सारी बरसात की बूंदें आती हैं, लेकिन वो बूंद अलग होती है जो स्वाति नक्षत्र की बूंद कहलाती है, जो मोती बन जाती है। हमारी राइजिंग सिटी ने ऐसे ही मोतियों को चुना है और हमने देखा है कि जिस तरह से उनके सुरों की बानगी कानों से होकर दिल में उतरती है, उसका जो सारा का सारा हमारा ऑरा है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचता है। और राइजिंग सिटी इस प्रोग्राम में, इस मकसद में बहुत कामयाब हुई है। और यहाँ तक कि देश में, राजस्थान में, विदेश में और 7 समंदर पार देशों में भी हमारी राइजिंग सिटी के स्टार्स ने, हमारी राइजिंग सिटी प्रोग्राम में आने वाले संगीत के स्टार्स ने ये कामयाबी अर्जित की है। आज हमारी राइजिंग सिटी में एक ऐसी ही राइजिंग स्टार हैं जिनके गले में कुदरत ने एक अलग सा सुर बख्शा है। कुदरत ने उनके गले में वो सुर दिए हैं जो शास्त्रीय संगीत में भी उसी तरह कामयाब होते हैं, सुगम संगीत में भी उसी तरह कामयाब होते हैं, और साथ ही चाहे भजन हो, राजस्थानी भजन हो, राजस्थानी गीत हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि संगीत में उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की है और उच्च शिक्षा के साथ साथ वो संगीत के प्रति एक साधक हैं। हालांकि उनके पिता श्री रामचंद्र जी गोयल आज देश के भजन सम्राटों में एक हैं, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज का वजूद कुछ अलग इस तरह कामयाब किया है। हमें खुशी है कि आज राइजिंग सिटी में डॉक्टर विजय लक्ष्मी गोयल एक ऐसी ही फनकार हैं, एक ऐसी ही गायिका हैं जो हमारे साथ हैं, जिन्होंने संगीत को साधा है। हम अपने राइजिंग सिटी प्रोग्राम में डॉक्टर विजय लक्ष्मी गोयल साहिबा आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका भी बहुत बहुत मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। जी, हमारा राइजिंग सिटी की तरफ से सबसे पहले कि मैं दर्शकों से आपकी यात्रा के बारे में बात करूं, लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले 2 लाइनें आपकी गीत का, ताकि एक सुर का वातावरण हमारे स्टूडियो में बन जाए। जरूर। प्यार नहीं है
सुर से जिसको प्यार नहीं है, सुर से जिसको वो मूर्ख इंसान नहीं है, वो मूर्ख इंसान नहीं है, प्यार नहीं है सुर से जिसको। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। आपने आवाज से अपना एक माहौल बना दिया है। विजय लक्ष्मी जी, आपकी जो संगीत की यात्रा है, कैसे याद करती हैं बचपन के उन दिनों को, और ये यात्रा कब शुरू हुई? संगीत की यात्रा की अगर बात करते हैं तो पिताजी मेरे, आपने कह ही दिया है, गायक रहे, तो आप समझ लो कि मैंने जन्म से ही कानों में सुरों को ही सुना। तो जब छोटे थे हम तो तब से ही पापा का गायन घर पे सुन रहे हैं जी। और उन्हीं के भजनों को जैसे जैसे समझ आया तो साथ में गुनगुनाना या सुन के गुनगुनाना की कोशिश रहती थी। लेकिन एक बात है कि चलिए, आपके पिताश्री वो तो कोई मतलब उनके शख्सियत में तो हम क्या कहें, लेकिन संगीत आपके दिल में खुद अपने आप में एक अलग वजूद रखता है। आपको कब लगा कि मेरे अंदर भी एक हुनर है और मुझे संगीत यात्रा में आगे बढ़ना है? मैंने अपनी ये स्कूली शिक्षा में भी संगीत सब्जेक्ट लिया था, फिर बीए में भी मेरे पास था, एमए में भी, एमए मैंने वोकल म्यूजिक ये में किसी किया। ने आपको इंस्पायर किया कि आपको संगीत लेना है? आपके इंस्पायर तो पिताश्री ये ने था कहा? पापा के हिसाब से, बस सुन के ये था कि जब पापा गाते तो हम भी इनकी गायकी को सुने और हम भी गाएं। तो इच्छा यही रहती कि नहीं, संगीत तो हमें रखना ही है। तो हमेशा से एक सब्जेक्ट के रूप में मैंने संगीत सब्जेक्ट रखा। इसी में बीए एमए किया यहीं जोधपुर यूनिवर्सिटी से, और ईश्वर की कृपा रही कि मैंने यहीं जोधपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री हासिल की। वाह, क्या बात। तो संगीत विभाग में सबसे प्रथम पीएचडी की डिग्री हासिल, यो कहते हैं ईश्वरीय कृपा से मुझे ही प्राप्त हुई। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। हमारे राइजिंग सिटी में ऐसे स्टार हैं जिन्होंने जोधपुर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की, संगीत में डॉक्टरेट की पहली डिग्री हासिल की। बहुत बधाई आपको। इसके लिए मैं, मेरी जो गाइड मैडम रही डॉक्टर कविता चक्रवर्ती मैडम, मैं उनको भी मेरा हार्दिक नमस्कार कहूँगी कि मैडम के निर्देशन में मैंने सर्वप्रथम आपने ये जो संगीत शिक्षा थी तो शुरू से आपके वोकल था या आप एक ऑलराउंडर हरफन मौला की तरह आप आगे बढ़े? नहीं, मेरा वोकल म्यूजिक ही रहा जी। वोकल म्यूजिक ही रहा। उसी में बीए एमए किया और पीएचडी में तो हालांकि वो थोड़ा सा अपना, ये कहते हैं ना, फील्ड चेंज हो जाता है, उसमें हमें कोई ना कोई एक विषय लेकर उस विषय पर अपना एक अनुसंधान करना आपको होता याद है कि आपने पहला गीत कौन सा गुनगुनाया था? कोई गीत या भजन अपनी लाइफ में सबसे पहले आपको लगा कि हाँ मैं गा सकती हूँ? हालांकि देखिए, स्कूलों में कार्यक्रम में तो हमें हर तरह के गीत गवाए जाते थे, हम गाते भी थे। और थोड़ा सा जब कहते हैं ना खुद की समझ आने लगी तो भजनों के प्रति झुकाव हुआ। तो कहते कि भजनों का जो झुकाव है वो मेरा एक अलग तरह से था, और स्कूल में या कॉलेज शिक्षा में थे तो हर तरह के गीत गा लेते थे। आपने क्या क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल गायकी, इसकी शिक्षा ली? हाँ, मैंने अपने जोधपुर यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र जी वैष्णव से और मेरी नीना औदीचे मैडम और इनसे सीखा, और एक वसुधा कुलकर्णी मैडम जो आज इस संसार में नहीं है, पर उन मैडम को मैं याद करती हूँ, नमन करती हूँ कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे गुरुजनों से संगीत शिक्षा हासिल की। तो ये सौभाग्य ही रहा मेरा कि मैंने अच्छे अच्छे गुरुजनों से शिक्षा हासिल की। और राजेंद्र जी वैष्णव तो राजस्थान क्या, वो खुद अपने कहते हैं ना हिंदुस्तान में माने हुए शास्त्रीय संगीत के सुप्रसिद्ध लेकिन कलाकार एक जो शिक्षक तो होते हैं, लेकिन उससे ग्रहण करना, क्लासिकल सिंगिंग जो आपने शिक्षा ली है, क्या नजरिया है आपका शास्त्रीय संगीत के बारे में, और वो कहाँ कहाँ रोल प्ले करता है गायकी में? शास्त्रीय संगीत के लिए मैं कहना चाहूँगी कि मैंने सीखा और उसका फिर मैंने प्रयोग अपने सुगम संगीत में किया।
कि जो भी अपन गा सकते हैं तो सुगम संगीत में थोड़ी वैरायटी करें। यही पापा की गायकी में था और यही मेरा था। प्योरली क्लासिकल गाने के लिए यही था कि बराबर उतना रियाज कर पाएँ, अपन नहीं कर पाएँ तो वो कहते ना कि इतना कायम नहीं रह पाता था। तो सीखा गुरुजनों से और फिर उसके बाद में उसको मैंने प्रयोग किया अपने सुगम संगीत में। लेकिन आपकी गायकी देखिए किस तरह से सोसाइटी में एक मायने रखती है, एक फ्लो रखती है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं जोधपुर के और हमारे हिंदुस्तान के जाने माने संगीत निदेशक ऑलराउंडर श्री रामचंद्र जी, माफ़ कीजिएगा रामदेव जी गौड़ साहब हमारे साथ आ गए हैं। रामदेव जी गौड़ साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले मैं आदरणीय पूज्य श्रद्धेय श्रीमान रामचंद्र जी गोयल साहब को नमन करता हूँ। मुझे आज बहुत खुशी है कि उनकी लड़की डॉक्टर विजय लक्ष्मी गोयल के बारे में बताने का मौका मिला है। इनकी योग्यता को देखते हुए डॉक्टर विजय लक्ष्मी इन्होंने डॉक्टरेट तक संगीत में की है, इसमें इनका कितना सहयोग रहा, कितनी साधना हुई है और कितना इन्होंने अपने पिता से, अपने गुरुओं से अलग अलग अनुभव लेके इन्होंने संगीत की साधना की है। संगीत की साधना के साथ में आदरणीय गोयल साहब की स्वर इनके गले में आज विराजमान लगते हैं और उन स्वरों के माध्यम से इनका ऐसा गाना लगता है कि गोयल साहब ही गा रहे हैं। और गोयल साहब की पूरी कृपा सबके, हम सबके ऊपर है तो इस बच्ची के तो ऊपर होना स्वाभाविक है। और इन्होंने कई जीवन में ऐसे ऐसे अच्छे काम किए, ऐसे ऐसे अच्छे संगीत के कार्यक्रम किए, ऐसे ऐसे संगीत की रिकॉर्डिंग की है स्टूडियो में जाके, जो इन्होंने ऐसा ऐसा करके बताया है कि वो शख्सियत गोयल साहब की सुपुत्री है और गोयल साहब का पूरा संगीत उसमें विराजमान है। इनका खुद का संगीत के प्रति रुझान है, संगीत का इनके प्रति इतना रुझान है कि संगीत को ये कैसे जीते हैं ये इनके पिताश्री ने इनको बताया। हमारे साथ में इनका व्यवहार मैं क्या बता सकता हूँ, एक सरस्वती की तरह था। जिस तरह से सरस्वती विराजमान थे वैसे हमारे साथ इनका भाषण होता था, इनका बोलना होता था, इनका चलना होता था। और ये हमारे लिए सब तरह से संगीत की जितने हम काम करते थे, बताते करते थे, उसको जितना प्रयास से करने की कोशिश करती थी। बहुत अच्छा इनका सहयोग रहा हमारे साथ में। और हम चाहते हैं कि इनके भविष्य के लिए इनका जीवन, ये संगीत में इनकी जीवन की यात्रा पिता के आशीर्वाद से और हमारे सबके सहयोग से इनका जीवन बहुत अच्छा बीते और बहुत अच्छे एक भजनिक की सुपुत्री होने के नाते इनके ऊपर ईश्वर की कृपा रहती रहे। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। विजय लक्ष्मी जी, हम शास्त्रीय संगीत की बात कर रहे हैं और शास्त्रीय संगीत के फील्ड में और हिंदुस्तान की बहुत सारी हमने सुना है कि आपने सेलिब्रिटीज से मुलाकात की संगीत यात्रा में। कुछ एक यादगार पल आप शेयर करना चाहेंगे हमसे? ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। मैं जब अपने ये थीसिस वर्क का कार्य कर रही थी तो मेरा ये टॉपिक था उसमें कि सांगीतिक योग्यता में वंशानुक्रम एवं वातावरण का योगदान। वाह। तो उसमें मेरे को जो भी अपने इंडिया फेम टॉप मोस्ट जो कलाकार हैं तो उनका मुझे इंटरव्यू लेना था। और इंटरव्यू के लिए मेरे को ये भी था कि कई बार बड़े आर्टिस्ट लोगों का हमें जीवन परिचय कहीं भी मिल जाता है, लेकिन मेरा उस समय ये था कि नहीं, मैं रूबरू उनसे जाके कुछ जो मेरे थीसिस से रिलेटेड प्रश्न थे कि मैं उनसे पूछूं, फिर वो क्या जवाब देते हैं। और एक जो क्वेश्चनरी मैंने बना रखी थी कि मैं उनके उस पर सिग्नेचर लूँ, ताकि ये एक मेरे यादगार पल रहेंगे। कौन कौन रहे वो? मेरे उसमें रहे ये उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, क्या बात है, और उस्ताद सुल्तान खान साहब। और सुल्तान खान साहब तो अपने जोधपुर की जानी मानी हस्ती है।
उनका तो क्या और कहना। उन्हीं के द्वारा मेरे को सभी बड़े बड़े आर्टिस्ट लोगों से साक्षात करने का मौका मिला। कौन कौन थे? और उसमें पंडित हरि प्रसाद जी चौरसिया साहब, वाह क्या बात है। तो यूँ करके मैंने काफ़ी लोगों का लिया। ये कहा जाता है विजय लक्ष्मी जी कि ये जो नाम आपने बताया ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है बहुत। और इनसे मिलना भी एक जीवन में बहुत मुश्किल है। और कभी कभी ये भी कहा जाता है कि वो जिस मुकाम पर है तो शायद हम नहीं कह सकते, लेकिन सुना तो बहुत है कि वो सरल लोग हैं, लेकिन आपने नज़दीक से देखा उनको, तो क्या कहना चाहेंगे उनके व्यक्तित्व और उनके जो एक क्या उनके व्यक्तित्व में एरोगेंस है या नहीं? मैं जब 95 की बात है, जनवरी का महीना था, जी तो एक सप्तक संस्था है अहमदाबाद में। जी जी तो जी मुझे जो मैंने आपको बताया था अभी पहले भी जी कि जी कुछ आर्टिस्ट लोगों का साक्षात्कार लेना था। जी तो जी सुल्तान खान साहब से मैंने जिक्र किया, वो जब वो जी। जोधपुर पधारे जी। और अक्सर वो मेरे फादर साहब से मिलने घर जरूर आते थे। वाह, ये क्या उनकी बहुत मेहरबानी थी वाह। कि वो जब भी जोधपुर आते थे तो अपने जो प्रसिद्ध सितार वादक है नियाज अहमद खान हाँ साहब, बिल्कुल बिल्कुल। उनके साथ जरूर घर पधारते थे। तो मैंने उनको जिक्र किया कि मुझे बड़े बड़े आर्टिस्ट लोगों का इस तरह जी। से इंटरव्यू लेना है जी, कि जी। जोधपुर में आते हैं तो मिल नहीं पाते हैं, और कुछ ऐसी व्यवस्था कई बार होती थी कि वो कहाँ रुके हुए हैं, अपन जा नहीं पा रहे हैं। नेचुरली कुछ। तो उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में एक प्रोग्राम है तो आप वहाँ आ जाओ। तो मैं कि लाइन लगा दूंगा जिन जिन आर्टिस्ट लोगों से मिलना है। क्या बात है। बहुत अच्छी तरीके से मुझे हाँ, कहा कि हाँ। आ जाओ तुम। हम्म, तो मैं वहाँ गई थी। हम्म। तो वहाँ रोजाना एक वोकलिस्ट और एक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले आर्टिस्ट का, जो भी अपने इंडिया फेम आर्टिस्ट है, वाह, उनका गायन और वादन होता था। वाह। तो मेरे को जब मैंने उस्ताद जाकिर हुसैन जी से मिली तो आज भी उनसे मैं जो मिली और उनसे बातचीत की, वो मेरे दिमाग में आज भी एक अमिट छाप है कि मैंने देखा कि जाकिर साहब जब स्टेज पे आए तो सारे उस समय और भी गुणीजन बैठे थे स्टेज पे, पंडित किशन महाराज वगैरह, खान साहब, क्या भोपाल के एक ध्रुपद गायक है गुंदेचा बंधु, हरि प्रसाद जी वगैरह, इस तरह से अमजद अली खान साहब वगैरह। जी तो मैंने ये देखा वहाँ भारतीय पद्धति थी, वही नीचे गद्दे वगैरह बिछा के सबको बिठाया ये था तो और बिल्कुल स्टेज था, क्योंकि हमारे संगीत की भारतीय परंपरा है। संगीत की यही परंपरा है हाँ, कि हम इत्मीनान से बैठ के सुनते हैं, तभी हमें लगता है कि हम ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। तो वो मैंने देखा कि वो अपना तबले का बैग है जी। खुद उठा के स्टेज पे लेके आए वाह क्या बात है, कमाल है। और फिर उन्होंने बैग रखा, सभी बड़े गुरुजनों से आशीर्वाद लिया, चरण स्पर्श किया, फिर उनसे पूछा कि आप इजाज़त दें तो मैं ये अपना वादन शुरू करूँ। ये विनम्रता। फिर उसके बाद में मैंने देखा कि उनसे आशीर्वाद लेके वो बैठे, तबले को अच्छे से नमस्कार प्रणाम वगैरह किया, अपने साज को, क्योंकि उनका ये मानना था कि मैं कुछ नहीं हूँ, इस साज ने ही मुझे प्रतिष्ठा दिलाई है। बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से उनका करीब 2-2.5 घंटे प्रोग्राम चला सोलो वादन का। फिर उसके बाद में कि लोग उनसे मिलने के लिए, आजकल तो अब सबके पास मोबाइल है, अपन खुद फोटो ले लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। 95 की बात है, तो उस समय इतना ये हर सुविधा नहीं थी। तो वो सब लोग कतार में खड़े हैं उनसे मिलने के लिए, उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए, फ़ोटो उनके साथ क्लिक करवाने के लिए। तो फिर जैसे ही कार्यक्रम एंड हुआ, मैंने वापस देखा कि खान साहब ने, उस्ताद जाकिर साहब ने अपना तबला पैक किया, जाके ग्रीन रूम में रखा। वाह क्या बात। फिर उसके बाद में आके बोले सबसे कि हाँ भाई बोलो, किसको मेरे साथ फ़ोटो क्लिक करवाना है या क्या, बोलो भाई क्या करना है। तो मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत सरल। जबकि उनके शिष्य गणों की इतनी लाइन है उनके पीछे, किसी को भी कह सकते थे कि अरे भाई तुम उठा के मेरा साज रख दो, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और उनके तो लेकिन नहीं, वो वापस ग्रीन रूम में जाके अपना इंस्ट्रूमेंट रख के आए। फिर उसके बाद में फ़ोटो खिंचवाने के लिए या अपना, कई लोगों को जैसे ऑटोग्राफ लेने की इच्छा रहती है तो ऑटोग्राफ देने के लिए फिर उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया। तो वो बोले भाई कि मैं भी आप लोगों के जैसा ही एक आम इंसान हूँ, आप और मैं एक ही हैं, अलग नहीं है। लेकिन ये जो प्रतिष्ठा है या मेरा मान सम्मान है, ये इस साज के पीछे है।
मतलब उसको ही उन्होंने ईश्वर मान लिया। ईश्वर वाह, मान लिया। बहुत बढ़िया। तो ये जो उनकी मैंने जब वो विनम्रता सुनी, और विनम्रता ये, और उनका बड़प्पन कहिए बड़प्पन, बिल्कुल। कि कितना मतलब उनमें उनकी एक वो जो कहते हैं ना, उन्हें जो एक ऊंचाई हासिल की अपने हाँ, इंस्ट्रूमेंट में। हम आज तबला देखते हैं नवाज कि- कहते हैं हम हाँ, उन्हें बिल्कुल, अपने जी। हिंदुस्तान क्या, ये तो खैर वो हिंदुस्तान तो के भी उनका बाहर तो इनका पर्याय है, पर्याय, हाँ बिल्कुल। कि तबला उस्ताद जाकिर हुसैन साहब यही कहा जाता है। तो इतना जिस इंसान का एक नाम है, जिनके चारों तरफ उनके शिष्य गणों की भीड़ लगी हुई है, उनके प्रशंसकों की भीड़ है, लेकिन नहीं साहब खुद उठा के वो अपना इंस्ट्रूमेंट रख के आए और फिर सबसे आके बातचीत की। तो ये मेरे दिल को वो बात आज भी जब मैं याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि वास्तव में वो बड़प्पन, बड़े कहलाने के अधिकारी है। और वही बात हम भी सीखते हैं, अच्छे लोगों से मिलते तो हमेशा कोई ना कोई अपने को भी अच्छी बात सीखने को विजय मिलती लक्ष्मी है। जी, आपने बहुत सारे जैसे सुगम संगीत की तो आपने झलक कभी दिखाई दी हमको। हाँ हाँ। और आपको क्या पसंद है, भजन, सुगम संगीत, गजल, शास्त्रीय संगीत, या आपको लगता है कि ये मेरे ज़्यादा मन के करीब है? मैं देखो कि वो कहते हैं ना कि भजन तो गाते हैं, वो एक अलग बात है, हाँ, लेकिन गुनगुनाना तो देखो घर में हाँ, कभी फोक सॉन्ग भी गा लिया, हाँ, गजल की भी लाइनें गुनगुना ली, है ना। तो इस तरह से हम्म। इच्छा तो रहती, ये भी गा लिया, वो भी गा लिया। शादी ब्याह में गए तो कहीं बन्ना बन्नी भी गा दी। हाँ हाँ, नहीं वो तो जरूरी है। वो कहते ना कि बंधे हुए वो नहीं रहते देश हैं। काल परिस्थिति। हाँ, देश काल परिस्थिति से। और ये है कि बस अलग से कहीं मुझे अगर प्रोग्राम अपना पेश करना है तो उस समय फिर यही रहता है कि मैं भजन ही गाऊं। बाकी तो अब मैं खुद भी सर्विस में हूँ तो हर तरह के गीत गाने भी पड़ते हैं। हाँ, कई तो- बार लोक संगीत भी गाती है, ऐसी हाँ, बात नहीं है कि नहीं, भाई नहीं, वहाँ वो भी हमारा इसका हाँ, अंग ही है, अंग ही बिल्कुल है। और संगीत के कहते हैं अलग अलग ये विधाएं हैं। विधाएं हैं, बिल्कुल। जैसे तो हाँ। चलिए, हम चाहेंगे आप एक भजन की 2 लाइन हमें जरूर सुनाए जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। सांवरा रे हमारी प्रीत निभाई जो जी, हो हमारी प्रीत निभाई जो जी, प्रीत निभाई जो, प्रीत निभाई जो, प्रीत निभाई जो जी, हो सांवरा हमारी प्रीत निभाई जो जी, सांवरा रे हमारी प्रीत निभाई जो जी, थे छो मारा गुणरा सागर, थे छो मारा गुणरा सागर, थे छो मारा गुणरा सागर, हमारे औगण मति जाई जो जी, हो मारे औगण मति जाई जो जी, मारी प्रीत निभाई जो जी, हो सांवरा हमारी प्रीत निभाई जो जी। देखिए, आपकी सुरों की बानगी और उससे जो आप कई बार रूबरू हुए हैं, और बहुत गुणी एक कलाकार हैं, बहुत गुणी गायक हैं, देश के भी जाने माने हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कह रहे हैं आपके बारे में? जगदीश हर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी, इनके सुरों का तो क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे सर? नमस्कार। भारतीय शास्त्रीय संगीत अध्यात्म से जुड़ा हुआ है और
अध्यात्म से जब कोई कला जुड़ जाती है तो कला एक पूजा के रूप में हमारे सामने आती है। वर्ष 1990 में जब मैंने स्नातकोत्तर की डिग्री ली थी तो विजय लक्ष्मी जी मेरे साथ थे, मेरी सहपाठिनी थी वो। तब से उनका मेरा परिचय है। हालांकि उनसे पहले भी मैं जानता था, क्योंकि वो एक बड़े वटवृक्ष के नीचे अपनी संगीत की शिक्षा प्राप्त कर रही थी। परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय आदरणीय श्री रामचंद्र जी गोयल साहब इस शहर नहीं, राजस्थान नहीं, भारत के प्रसिद्ध भजन गायकों में एक हैं। उनकी सुपुत्री हैं आप। मुझे याद है जब हम क्लास में थे तो हम सभी विद्यार्थियों में मात्र एक विजय लक्ष्मी जी जो थे वो संगीत को एक पूजा के रूप में, एक साधना के रूप में लेकर उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करती थी। उन्होंने ये तय कर रखा था कि मैं विधिवत तरीके से ही संगीत सीखूंगी, और इस धारणा को उन्होंने जीवन में धारण करके इसी पर लगातार अभ्यास करते हुए आज वो इस मुकाम पर है। उनके गायन की शैली जो है निश्चित रूप से उनके पिता का प्रभाव उनके गायन में भी है। तो भजन गायन के साथ साथ उनमें शास्त्रीयता का उपयोग करना, शास्त्रीय गायन की बारीकियों का उपयोग करना भी विजय लक्ष्मी जी विशेष तौर से करती हैं। अधिकतर वो जब अपने कार्यक्रम में सम्मिलित होती हैं तो पारंपरिक रचनाओं को तथा इस देश के भक्ति संगीत के कवि जो हैं उनकी रचनाओं को अपने साथ लेकर चलती हैं और उन्हीं को गाती हैं। जैसी उनकी परिवार की परंपरा रही है उसी को निर्वहन करते हुए वो अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं। विजय लक्ष्मी जी मैं ये मानता हूँ कि संगीत की सच्ची साधिका है, जिन्होंने सतत अभ्यास कर यह मुकाम हासिल किया है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और उनका जीवन हमेशा संगीतमय रहे, ऐसी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने जैसे अभी सांवरा भजन, और चूँकि भजनों में अक्सर हमने देखा है कि जो अपना फोकस होता है, या बहुत सारे जो भजन हैं, बहुत सारे जो भक्ति के कवि भी हैं, उन्होंने अधिकतर हमने देखा है कि श्री कृष्ण पर भजन बहुत लिखे हैं। और श्री कृष्ण तो खुद एक बहुत ज़्यादा क्या कहें कि वो ईश्वर भी हैं, और उन्होंने तो संगीत कृष्ण लीला कृष्ण लीला उन्होंने बांसुरी भी दी है, बहुत सारी चीज़ें हैं उनके साथ। तो क्या कहना है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए साहब की जो अपने भक्त शिरोमणि मीराबाई है, कृष्ण भक्ति ही की, और हमें सबको पता है कि वो कृष्ण भक्ति में यानी कृष्ण जी की मूर्ति में ही समाहित हो गई थी। वाह, क्या बात है, क्या उदाहरण दिया आपने। तो मीरा जी के पदों को गाने का मेरा शुरू से ही थोड़ा रुझान ज़्यादा रहा। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में नहीं, ये तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उनकी वाणी को अगर हम गाते हैं तो हमारी वाणी कहते हैं सफल हो जाती है, सार्थक हो जाती है। उनके कई तरह के पद लिखे हुए हैं भक्ति में, उनके कई तरह की बाधाएं आई थी, विरह के पद है, श्रृंगार के पद है। तो उन पदों को गाते हैं तो वास्तव में कई बार हमें महसूस होता है कि मीरा जी की भक्ति किस तरह की थी और क्या क्या उन्होंने सहन करते हुए भी अपनी भक्ति मार्ग को नहीं छोड़ा। बहुत गहराई से केवल गाया नहीं है, केवल भजन नहीं गाया है, संगीत को सीखा नहीं है, बल्कि उसकी गहराई में आपने उसका मर्म भी जाना है। तो हमें ऐसे समझ में नहीं आता है, क्योंकि पद की बात की आप और आपकी आवाज़ में वो पद ना हो तो हमें समझ में थोड़ा कम आता है। मीरा जी के ही है पद, में आपको एक दो और सुनाऊंगी।
तुम्हारे जन्म मरण जन्म मरण साथी थाने नहीं बिसरूं दिन राती हो रामा मारे जन्म मरण साथी थाने नहीं बिसरूं दिन राती हो रामा हो नहीं बिसरूं दिन राती हो रामा नहीं बिसरूं दिन राती हो रामा। आप देखिए मीरा जी के इस पद में जो शब्द है कि मारे जन्म मरण रा साथी, वो शब्दों में ही व्यक्त कर रहे हैं कि मेरे जीने के मरने के आप ही हे प्रभु, हे ईश्वर, हे कृष्ण, आप ही मेरे साथी हो और मैं आपको एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी नहीं भूलना चाहती हूँ। और इसीलिए आपने ये हम देख रहे हैं कि आपने एक कृष्ण को ही समर्पित एक आपकी ऑडियो सीडी हमारे पास है, बाजी बाजी रे लल्लन की पैजनिया। हाँ। तो आपने और भी ऑडियो सीडी बनाई हैं या उनमें अपनी आवाज़ दी है? बाजी बाजी रे ललन की ये जो पैंजनिया सीडी की आप बात कर रहे हैं, तो इस सीडी में मैंने ऑडियो सीडी है मेरी ये, और 8 भजन मैंने इसमें चयन किए, 8 भजनों का कलेक्शन रहा इसमें। तो इस सीडी में मैंने जैसे अपने जन्माष्टमी पर्व जो पूरे विश्व में मनाया जाता है और अब आगे आने वाला है, हम इससे परिचित ही हैं, तो इसमें मैंने जो भजन लिए थे तो भजनों को थोड़ा क्रमबद्ध तरीके से सिलसिलेवार, कि जैसे सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है, तो जन्म से रिलेटेड मैंने पद गाया, और फिर उसके बाद में कि जैसे भगवान का जन्म हुआ, चारों ओर जो खुशियाँ मनाई जा रही है, तो कि खुशी ब्रज में खुशियाँ मनाई जा रही, तो उसका पद लिया। फिर उसके बाद में जैसे थोड़े कृष्ण भगवान चलने, घुटनों के बल चलने लगे, तो वो क्या लीला कर रहे हैं, उसका पद लिया। फिर उसके बाद थोड़े और की बड़े हुए, तो इस तरह के उनके मैंने 3-4 लीला पद लिए, और लास्ट में कि जैसे कृष्ण भगवान बड़े हो गए, राधा जी के साथ का भजन है, तो मैंने इस तरह से 8 ही पदों में अलग अलग, वो कहते ना बचपन से उनके जन्म से लगाकर थोड़ी उनकी किशोरावस्था ये आपने जो लिए हैं ये भक्त कवियों से लिए हैं या इनका चयन आपने कैसे? हाँ, भक्त कवियों के हैं, और मेरे पूज्य पिताजी ने ही बताया कि इसको इस क्रम में गाओ, और मैं इसमें से 1-2 भजनों की आपको गुनगुना के भी बताऊंगी। बिल्कुल बताइए। सब मिल मंगल
आपने तो शास्त्रीय सुगम भजन सबका एक तालमेल हमें सुना दिया है। चूँकि आपने अभी जिक्र भी किया पिताश्री का, रामचंद्र जी गोयल, उनका तो नाम लेते हुए भी हमें अपने कान पकड़ने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे गुणी व्यक्ति के बारे में क्या कहें। लेकिन आपको उनका सानिध्य बचपन से मिला है, तो कैसे उन्होंने आपके अंदर के कलाकार को कैसे पहचाना और कैसे उसे मांझा? कई बार जैसे गुनगुनाते थे तो जी, पापा हमें कहते थे इस लाइन को ऐसे नहीं ऐसे गाओ, जी, ये इस तरह से गाओ यूँ। तो इस तरह से हमें एक तो गाइड करते थे। जी, दूसरी बात, उनका खुद का भी हमेशा ये रहा था कि मैं अच्छे से अच्छे महापुरुषों की जो वाणी है उनका गायन करूँ। उसमें सूरदास जी है, मीराबाई है, कबीर जी की जो हेलिया प्रसिद्ध बहुत है ना, और अपने जोधपुर के महाराजा मान महाराजा सिंह मान जी की सिंह भी। जी के। तो पिताजी का हमेशा यही भाव रहता था कि मैं हमेशा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रचना गाऊं, ताकि कहते हैं कि महापुरुषों द्वारा लिखित हम उनकी रचना को गाते हैं तो हमें उनका एक अदृश्य रूप से आशीर्वाद मिलता है। वाह, क्या बात है, इतने संस्कार उन्होंने, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। और हमने आपके पिताश्री को कॉल भी किया हुआ है, लेकिन कुछ और बातें बताइए, शायद अभी जुड़ जाएंगे उससे वो। और वही बात मुझे भी वो कहते हैं कि बेटा कभी ये मत सोचो कि मुझे कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, या कहीं प्रोग्राम दे रहे हैं तो हमारे प्रोग्राम में वाहवाही मिल रही है नहीं। आप तो ईश्वर में मगन होके और ये सोचो कि मेरा सबसे बड़ा श्रोतागण मेरा ईश्वर है। वाह, क्या बात है। और उसको सुनाते हुए गाओ, और बिल्कुल जब आप स्वयं प्रसन्नचित होके गाओगे तो आपकी प्रसन्नता का जरूर सामने जो हमारे श्रोतागण बैठे हैं उन पे असर पड़ेगा। तो आपके गायन से पहले तो आप स्वयं आनंदित होए और फिर उसी आनंद को अपने श्रोतागणों में भी बांटे। देखिए, जुड़ गए हैं आदरणीय रामचंद्र जी गोयल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और अब आपसे हम पूछते हुए भी क्या पूछें, आप देश के इतने गुणी कलाकार हैं जिनके बारे में हम क्या कहें। आप एक किंवदंती हैं, आप कलाकार नहीं हैं। तो डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी जो आपकी पुत्री भी हैं, लेकिन उनका खुद का अपना एक बहुत शानदार यात्रा भी रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? आप सभी को रामचंद्र गोयल का सादर नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि भजन गाने की और मेरा और संगीत की और मेरा शुरू से ही रुझान रहा है। बचपन से ही माँ के मुख से और अनंत संतों के द्वारा जो पारंपरिक धुनें भजन सुने, उससे प्रेरित होकर भजन मेरे जीवन का मुख्य अंग बन गया। जहाँ तक मुझे बन पड़ा उन्हीं पारंपरिक धुनों में ही भजन गाने का प्रयास किया है, ताकि वो पारंपरिक धुनें सदा सुरक्षित और जीवित रहे। उसी क्रम में जोधपुर के महाराजा श्री मान सिंह जी महाराज के पदों को भी पारंपरिक धुनों में ही गाने का प्रयास किया है, ताकि वे महाराजा की अमर धरोहर सदा जीवित रहे, सुरक्षित रहे। और यही मैं अपनी पुत्री विजय लक्ष्मी से कहना चाहूँगा कि वो भी जो भी भजन गाएं उनको पारंपरिक धुनों में ही गाने का प्रयास करें, ताकि वे धुनें सदा अमर रहे, जीवित रहे और आने वाली पीढ़ी को वो धुनें प्राप्त हो। इसी क्रम में जैसे मीराबाई की अनंत रचनाएं हैं, वे भी पूर्ण सुरक्षित रखें और अनंत धरोहर है मीराबाई की, उनको अपने पारंपरिक धुनों में गाने का पूर्ण प्रयास करें और उनका आशीर्वाद लें। प्रणाम, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार की। विजय लक्ष्मी जी, आपने संगीत के साथ साथ कुछ पुस्तक भी लिखी हैं। हम देख रहे हैं कि क्या ये जो सांगीतिक योग्यता में वंशानुक्रम एवं वातावरण का योगदान, अच्छा ये आपका एक रिसर्च वर्क भी है? मेरा ये जो रिसर्च वर्क था इसी को बाद में मैंने पब्लिश करवाया।
तो ये मेरे एक्चुअल में साइकोलॉजी का टॉपिक है, वंशानुक्रम वातावरण। तो हम एमए कर रहे थे तो एक पेपर हमारा साइकोलॉजी का होता था, एक फिलॉसफी का। अच्छा, संगीत में भी? हाँ, मतलब उसमें साइकोलॉजी को संगीत से जोड़ा गया है, फिलॉसफी को भी ताकि संगीत से। नब्ज पकड़ सकें श्रोताओं हाँ, की, हाँ, दर्शकों की। तो मेरा जब मैंने एमए किया तो मुझे साइकोलॉजी सब्जेक्ट अच्छा लगा था। अच्छा। तो फिर बाद में जब रिसर्च के लिए मन में इच्छा थी, एक थोड़ा मन में भाव भी था कि नाम के आगे डॉक्टर लगे। नहीं, और उसमें आपने मेहनत की है, खाली भाव ही नहीं है, भाव के लिए जो आपने साधना की है। मेहनत की तो बात करेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगी सर कि आज का समय ऐसा कि हमें नेट पर हर चीज़ मिल जाती है, किसी की भी हमें जानकारी चाहिए, कोई भी टॉपिक हो। और मैंने जब ये रिसर्च के लिए खूब मेहनत की, अलग अलग लाइब्रेरी में जाके अलग अलग बुक्स से साइकोलॉजी के मैटर को लिखा, फिर म्यूज़िक से जोड़ा। और उसके लिए हर संडे को मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि मेरी कविता मैडम ने बहुत सहयोग दिया मुझे। हर संडे को मैडम खुद मुझे 3-4 घंटे का और समय ये बात देती सही थी। है, आपने बहुत अच्छी मेरे मन की बात भी बता दी कि देखिए, नेट से लेना एक बहुत आसान काम है। हाँ। और ये कहें कि वो वहाँ सतही जानकारी मिलती है, लेकिन उसके भीतर ये तो समंदर है। तो वो आपको पुस्तकालयों में और आपकी जो पारखी नज़र है, वहाँ से जो कंटेंट उठाना है, ये उस पर निर्भर करता है। ये आपने खुद महसूस ही किया है। मैं इसके लिए जैसे अपने सुमेर लाइब्रेरी पब्लिक पार्क की राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उस समय पावटा में ये लगता था ऑफिस इसका, वहाँ गई। जी। और इसी के लिए मैं अपने जो थोड़ी कहते हैं ना कि संगीत से जुड़ी हुई जो जातियाँ हैं, मांगनियार वगैरह, तो मैंने उनके घरों में जाकर उनके बच्चों का भी वाह। थोड़ा वो इंटरव्यू लिया। मुझे टेस्टिंग करनी थी क्योंकि वो था ना कि वंशानुक्रम वातावरण। तो मुझे देखना था कि जिन वो कहते हैं ना कि परिवारों में एक जातिगत जो गायन की, वादन की या नृत्य की जो परंपरा चल रही, तो उनसे उनको कितना सीखने को मिलता है और उनमें वातावरण उनको कितना सहयोग कर रहा है। फिर इसी के चलते मैं दिल्ली भी गई, बॉम्बे भी गई, अहमदाबाद भी गई। हमेशा यही रहता था कि जो अच्छे से अच्छे कलाकार हैं उनसे मैं अपना ये जो क्वेश्चनरी का भी काम करूं, साथ ही उनसे मैं भी कुछ 2 बातें सीखूं। अपना ये तो एक पढ़ाई का काम अलग था, लेकिन इसी बहाने मुझे अच्छे लोगों का, गुणीजनों का मिलने का मौका मिला, उनसे रूबरू होने का मौका मिला। आज मैं चाहूँ तो नहीं मिल सकती, लेकिन उस समय एक जुनून सवार था कि मुझे अच्छे से अच्छे जो अपने फेमस आर्टिस्ट है, गायक वादक कलाकार, मैंने मेन इसमें वो कहते हैं गायक और वादक, इन 2 ही लोगों का साक्षात्कार लिया था। विजय लक्ष्मी जी, आपके शास्त्रीय संगीत की, आपकी रिसर्च की, आपकी सीडी की बहुत यात्राओं के बारे में हमने बात की है। और आप ऑल इंडिया रेडियो में भी हाई की कलाकार हैं, ये भी हमें पता है। लेकिन बीच में हमने एक बार पूछा था, तब आपने कहा था हाँ, गज़ल भी कभी कभी गुनगुना लेते हैं। तो हम चाहेंगे कि इतना सुगम संगीत और सब संगीत का प्रोग्राम और गज़ल की 2 लाइन ना हो, तो अपनी पसंद की कोई गज़ल की 2 लाइन हमें सुनाइए। मेरे को उस्ताद मेहंदी हसन साहब की गज़ल बहुत पसंद है। वाह, क्या बात है। तो उनकी गायकी के एक थोड़ा अलग ही अंदाज है, और उन्हीं की गायकी का अंदाज अपने जगजीत सिंह जी के गज़ल में भी आता था। जी। तो कई बार जो 2 लाइन गुनगुनाती हूँ मैं, तो थोड़ा आपको भी बता देती हूँ। नहीं, हम तो ये चाहेंगे, हम तो खुद उनके गज़ल गायिका नहीं हूँ मैं, लेकिन ये है कि संगीत है ना हाँ, अंदर कि मुझे अच्छी लगती है, जरूर जरूर गुनगुना लेती हूँ। जरूर गुनगुनाइए। प्यार भरे 2 शर्मीले नैन, प्यार भरे 2 शर्मीले नैन, जिनसे मिला है मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए,
से मुझे तड़पाए, क्या बात है। प्यार भरे दो शर्मीले नैन। वाह, इतने सुरीले। और हमने सुना है कि सुरीले लोग हर जगह उनके जीवन की जो दैनिक जीवन है उसमें भी उनके बहुत सारे आयाम होते हैं, क्योंकि सुर प्रेरणा देता है। तो आप सुरों के साथ साथ समाज सेवा से भी जुड़ी हुई है, तो वो कैसे हुआ? समाज सेवा का करीब मेरे को सोशल अपने गतिविधियों से जुड़ते हुए मेरे को 17-18 साल हो गए। वाह। तो हमारा, मैं पीपा क्षत्रिय समाज से हूँ। तो समाज के कई कार्यक्रम होते रहते थे। तो एक बार एक कार्यक्रम में हमारे जो उस समय ज्ञाति अध्यक्ष थे, समाज अध्यक्ष, तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप आओ और आप पढ़े लिखे हो तो आप एक अपनी महिलाओं की समिति बनाओ। तो हमारे समाज के सामूहिक विवाह होते हैं, तो उसमें उस कमेटी में उन्होंने मुझे महिला प्रभारी बनाया और कहा कि अब आप काम करो और अपने साथ और भी महिलाओं को जोड़ो। और आपने इतना काम किया है कि हमारे पास उसकी जानकारियाँ आ गई हैं। ये दशरथ जी सोलंकी है जो बहुत बड़े अधिकारी भी हैं, वो हमसे जुड़ गए हैं। दशरथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे सर? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दशरथ कुमार सोलंकी है और मैं एमबीएम विश्वविद्यालय में अभी वित्त नियंत्रक के पद पर कार्यरत हूँ। मित्रों, कुछ लोग अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लेते हैं। उनकी कर्मठता और कर्म कौशल एक कुसुम की भांति सुवासित होकर समाज को दिशा देने का काम करते हैं। ऐसी ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की धनी डॉक्टर विजय लक्ष्मी गोयल के बारे में बताते हुए मैं आज गौरव से भर उठा हूँ। डॉक्टर गोयल ने संगीत के क्षेत्र में एमए और पीएचडी की है और उनकी सुर साधना संगीत के क्षेत्र का सुंदर आख्यान है। मैं यह कहते हुए नतशीश हूँ कि डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी गोयल प्रख्यात भजन गायक और अध्यात्म के शिखर श्री रामचंद्र जी गोयल की सुपुत्री है। राजस्थान और मारवाड़ का कण कण उनके सुरों के प्रभाव में थिरक उठता है। मारवाड़ का कौन व्यक्ति है जो उनके हेली जैसे भजनों से परिचित है और उसी संगीत की विरासत को अपने हुनर से, अपनी काबिलियत से और अपनी साधना से आगे बढ़ाने का काम डॉक्टर विजय लक्ष्मी गोयल बड़ी ही गंभीरता से संपादित कर रही है। डॉक्टर विजय लक्ष्मी सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेती है। डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी ने अपने पिताश्री से प्राप्त गायकी की विरासत को बड़ी शिद्दत से संभाल रखा है और समाज के विकास में नारी शक्ति के रूप में आपकी उपस्थिति हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत रहती है। डॉक्टर गोयल युवाओं को आगे बढ़ने के लिए और समाज में बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए भी हमेशा विभिन्न कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर मार्गदर्शन करती है। ऐसी प्रखर व्यक्तित्व की धनी, सुर साधिका और उत्कृष्ट व्यक्तित्व डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी गोयल को उनके बारे में ये बताते हुए गौरव और हर्ष के साथ मैं उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। वे समाज के विकास में अपना योगदान इसी तरीके से देते रहें और संगीत के माध्यम से सृष्टि की पुलक में वृद्धि करते रहें। उनके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो विजय लक्ष्मी जी, फिर आपने और कैसे समाज सेवा 17 साल में, क्या आपको ऐसा अनुभव रहा? समाज के हमारे जैसे पीपा जयंती समारोह होता है, सामूहिक विवाह होता है, हर 3 साल से हमारे समाज के अध्यक्ष पद के चुनाव होते हैं और समाज का ही एक आजकल वैसे करीब करीब हर समाज में होता है युवक युवती परिचय सम्मेलन। हाँ, बहुत बढ़िया है। ये आज के अभी वर्तमान समय का एक अच्छा एक वो एक कहते अच्छा हैं, प्लेटफॉर्म भी हाँ मिलता प्लेटफॉर्म है कि लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का, समाज के बच्चों को आप मंच उसमें भी पर आने का। इंस्पायर करती हाँ, हैं। तो उसमें मेरी हमेशा भूमिका रहती कि मैं महिला समिति होने के नाते कभी मंच संचालन का और कभी कुछ कार्यक्रम करवाने का,
तो इस तरह से मैं यानी जुड़ी आप हुई अपने रहती हूँ। सुरों से ये सब सारा खींच रही है सुरों से। और ये मैं भी अपने लिए सौभाग्य मानती हूँ कि जैसे मेरे समाज की पीपा प्रकाश पत्रिका चल रही है, तो उसके मेन तो हमारे प्रधान संपादक नरेंद्र जी चौहान हैं, और उन्होंने मुझे प्रेरित किया। मैं एज ए सह संपादक उस मासिक जो हमारी पत्रिका है उसमें भी मैं काम करती हूँ। हाँ, वाह, आपने अपनी वो लेखन प्रतिभा भी हाँ उसमें का उपयोग किया है। इंद्रमल जी गोयल हैं आपके समाज के, वो हमसे जुड़ गए। इंद्रमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, क्या कहना चाहेंगे? जोधपुर की बहुत ही जानी पहचानी संगीत शास्त्र की व्याख्याता और मेरी छोटी बहन डॉक्टर विजयलक्ष्मी गोयल के बारे में कुछ विशिष्ट एवं अनुकरणीय बातें बताने जा रहा हूँ, जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए काफ़ी प्रेरणास्पद हैं। डॉक्टर विजयलक्ष्मी गोयल श्री पीपा क्षत्रिय समाज की एक प्रखर वक्ता, लेखिका, समाज सेविका एवं महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने एवं स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित करने वाली पथ प्रदर्शक हैं। आप हमारे समाज की मासिक प्रकाशित होने वाली अखिल भारतीय स्तर की पत्रिका श्री पीपा प्रकाश की सह संपादक का कार्य विगत कई वर्षों से कर रही हैं। आप श्री पीपा क्षत्रिय शिक्षण चैरिटेबल ट्रस्ट की भी एक सम्मानित महिला सदस्य एवं दानदाता हैं। श्री पीपा क्षत्रिय समाज द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम एवं श्री पीपा जयंती महोत्सव के अंतर्गत होने वाले भजन संध्या के कार्यक्रम एवं विशाल शोभा यात्रा के सफल एवं गरिमामय आयोजन हेतु आपके सुझाव एवं तन मन धन से व्यक्तिगत सहयोग समाज को गौरवान्वित करता है। सामाजिक विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर आयोजित होने वाली जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की सभाओं में आपकी उपस्थिति एवं उद्बोधन अत्यंत ही सारगर्भित एवं प्रशंसनीय होता है। समाज के पदाधिकारियों के चुनाव हेतु होने वाले त्रिवार्षिक चुनाव में आप चुनाव समिति की एक प्रभावी एवं निष्पक्ष सदस्य के रूप में अपनी भूमिका निभाती हैं। आप हमारे समाज की होनहार एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने एवं उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने के साथ साथ जो छात्राएं आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करने की अनुशंसा का कार्य भी महत्वपूर्ण रूप से कर रही हैं। सुरीले कंठ की धनी, दया, करुणा, प्रेम और स्नेह जैसे भावों से ओतप्रोत डॉक्टर विजयलक्ष्मी गोयल जोधपुर की शान हैं और हमारे समाज का एक चमकता हुआ सितारा के समान हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। विजयलक्ष्मी जी, हम ये आजकल आप देख रहे हैं कि संगीत की दिशा में, गायकी की दिशा में बहुत शॉर्टकट होने लग गया है, और पता नहीं, ऐसा लगता है कि सब चाहते हैं कि हम बहुत आगे आ जाएं। उसके लिए हालांकि वो अच्छी बात है, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म भी उठ खड़े हुए हैं पूरा नेशनल लेवल पे भी। तो आप वो जो नए बच्चे हैं जो संगीत में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या आपका संदेश है? मेरा उनके लिए ये संदेश है कि संगीत शब्द अपने आप में एक महासागर है। वाह, महासागर मतलब हम इसमें, इसकी गहराई में जितने भी उतरे उतना ही कम है। आज भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं कितना भी मेरे को कम समय मिले पर मैं 1 घंटा रियाज करूं। कई बार अब सर्विस की व्यस्तता कह दें या कुछ पारिवारिक जिम्मेदारी बता दें, नहीं हो पाता है, तो एक मन में लगता है कि आज गाना नहीं हुआ। तो ये एक ऐसा महासागर है कि हम इसमें कितने ही गोते लगाएं तब हमें नए से नए अनुभव होता है, कई चीज़ें सीखने को मिलती है। और आज भी मैं अपने आप को यही मानती हूँ कि मैंने तो अभी संगीत शिक्षा शुरू की है। वाह, क्या बात है, मतलब ये साधना नहीं है। हाँ। संगीत शिक्षा शुरू की है, तो मुझे यही लगता है कि नहीं, मुझे तो अभी बहुत सीखना है। क्योंकि मैंने पिताजी को भी देखा कि वो 70 साल की एज तक वो रोज़ अपने घर पे गायन करते थे। फिर कुछ स्वास्थ्य से अस्वस्थ रहने लगा, तो उसके बाद में उनका फिर भी कभी कभी गुनगुनाते, हाँ गुनगुना लेते, रियाज नहीं करते थे। तो उनको देखती थी तो मुझे लगता कि वो जब इस एज में भी रियाज कर रहे हैं, तो मैं अगर रियाज नहीं करूँगी तो मैं आगे, मैं खुद क्या किसी को सिखाऊंगी या संगीत के बारे में क्या बताऊंगी। तो इसीलिए मेरा भी यही भाव है
कि संगीत क्षेत्र में हम अपना, इसमें कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। जब तक हम अपने शरीर से स्वस्थ हैं, हमें नित्य प्रति अभ्यास करना क्या चाहिए। बात है, बहुत बढ़िया। और हम यही सोचे कि नहीं, हम तो आज ही इसके स्टूडेंट बने हैं, इस विषय के संगीत शिक्षा में आज ही हमने कदम रखा है, और हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, रियाज करें। इसमें पूर्णता कभी नहीं आती है। तो वाह, क्या बात है। और मैं तो अपने जो यूथ है उनको यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी की बात को आप गांठ बांध लें, और ये साधना और नियमित अभ्यास, ये दो मैसेज लेकर अगर आप बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका सफ़र बहुत आसान होगा और मंजिल के करीब जाएगा। विजय लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत आभार है, और आपने समय निकाला हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम के लिए। आप इतने व्यस्त और इतनी शिक्षक में व्यस्त रहते हुए भी आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और साथ ही बहुत बहुत आभार। थैंक यू, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रोग्राम देखने वाले दर्शकों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मान स्वागत, आओ सा पधारो सा पधारो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी।